नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने तेलंगाना की एक चुनावी सभा में ये घोषणा की और दावा किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन राज्य में इंडिया अलायंस का सफाया होने जा रहा है। मोदी जी का ये दावा क्या सही है? ये मैं आपको बताएं। मोदी जी असल में ये तीन राज्यों को लेकर जो दावेदारी कर रहे हैं उसको मैं भी पहले ही बोल चुका हूं कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहीं तेलंगाना के अंदर पहली बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत भारी बहुमत बनाने का काम कर रही है, जो अभी तक समझ लीजिए जीरो से शुरू मैं उसको मानता हूं। लेकिन 24 की तैयारी तेलंगाना में जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की है उसको लेकर के अब आप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट 24 में दिखाई देगा। हालांकि 5 से 10 सीटें अभी भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। मोदी जी का जो ये दावा है कि तीन राज्यों में तो इंडिया अलायंस का सफाया हो जाएगा, इसको लेकर आपको बताऊं। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां कांटे की टक्कर बोल सकता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो जैसा मोदी जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात दिखाई दे रही है कि जनता ने मन बनाकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का मन बनाया और वोट डालने के लिए लोग जिस तरह से निकले, ये ही वोट प्रतिशत छत्तीसगढ़ में भी रहा है और इसलिए दावा में दम दिखाई दे रहा है मोदी जी के। मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो इस दावे के पीछे का एक और कारण है जो लोगों को गौर करना चाहिए। आखिर आप देखेंगे कि जब ये 5 राज्य के चुनाव चल रहे हैं, इसमें मोदी जी के पिछले भाषणों में 2018 के भाषण अगर देखेंगे और इस बार के भाषण अगर आप देखेंगे, मोटा मोटा एक अंतर है और वो अंतर है मुद्दे का। जहां एक तरफ मोदी जी अपने केंद्र सरकार की योजनाओं की गिनती करवाते हैं कि हमने इतने मकान दिए, उज्ज्वला गैस दी, ये दिया, फ्री का राशन दे रहे हैं, ये तो पिछली बार भी था। लेकिन इस बार एक चीज नई ऐड हुई है मोदी जी के भाषणों में और वो मोदी जी का एक वो फॉर्मूला है जो 2024 में पुख्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 350 से अधिक सीट दिलाने जा रहा है। मैं अभी से ये घोषणा कर रहा हूं। जिस तरह से मैंने राजस्थान को लेकर कहा है, मध्य प्रदेश को लेकर कहा है, छत्तीसगढ़ को लेकर कह रहा हूं, मोदी जी का दावा है उसके पीछे का जो फॉर्मूला मोदी जी ने फिट किया है वो है 80-20 का फॉर्मूला। और ये 80-20 का फॉर्मूला क्या है, आप लोग अगर संख्या पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इस देश के 80% जो लोग हैं वो सनातनी हैं, हिंदू हैं और 20% लोग जो हैं वो अदर संबंध रखते हैं और संप्रदाय से। अब मोदी जी का जो फोकस है वो पहला एक संतुलित होता था, लेकिन इस बार आप देखें अगर 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी के भाषणों में ये 80% जो देश का वोटर है यानी सनातनी यानी हिंदू, इनको फोकस रखते हुए हर भाषण में हर जगह केंद्र के कार्यक्रमों में भी उसको शामिल किया गया है। मोदी जी के भाषण का मैं आपको वो अंश याद दिला रहा हूं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के बीना में उन्होंने चुनावी सभा में बोलते हुए जब बोला, उन्होंने कहा देखिए जो हमारा देश है इसमें जो सनातन है, इस सनातन को मिटाने के लिए कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, इस सनातन को मिटाने का काम कर रही हैं, जबकि हमारे देश की आजादी में यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे साधु संतों ने, सन्यासिनियों ने, जो संत परंपरा में हैं लोग, उन्होंने भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कहा देखिए फांसी पाने वालों में बहुत सारे संत थे और उसमें सनातन जो बताया उन्होंने कि संत कबीरदास, माता सबरी, महर्षि वाल्मीकि, ये उन्होंने नाम लिए हैं बाकायदा चुनावी सभा में। अब ये पहली बार है कि आप देखिए कि देश के अंदर जो वनवासी क्षेत्र हैं उसकी अगर बात करते हैं तो वहां वो बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का बात करते हैं और उसको भी उजागर किया जाता है। तो ये एक तरह से बता रहा है कि मोदी जी का एक जो फोकस है और बल्कि मोदी जी का ये जो फॉर्मूला है ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है। जहां तक बात करें संघ की, संघ तो पहले से ही हिंदू को लेकर बात करता है, सनातन को लेकर बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, लेकिन मोदी जी के पिछले भाषणों में ये रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर जोर दिया। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसको लेकर खास तौर पे सनातनियों में मैंने देखा है कि बहुत सारा आक्रोश भी कई बार प्रकट होता है।
लोग कहते हैं साहब बीजेपी को वोट तो करते हैं हम, ज्यादातर वोटर कौन है, तो ज्यादातर वोट तो सीधा है कि 80% जो लोग हैं हिंदू सनातनी, और जिसके तृप्तिकरण की बात मोदी जी करते हैं हमेशा, सबका साथ सबका विश्वास, ये विश्वास करते करते साथ करते करते वो वर्ग तो ऐसा है कि राम मंदिर में विरोध पे खड़ा हो गया और अभी तक विरोध में है, कृष्ण जन्मभूमि पे विरोध में है, अभी तक कोर्ट कचहरी चल रही है, और काशी में श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला है, वहां भी कोर्ट कचहरी के द्वारा ही अगर कुछ फैसला होगा तो होगा। इस समाज ने, जिसने इस देश के बंटवारे किए, जिनको हमने उस बंटवारे के बावजूद भी इस देश में रहने की अनुमति दी और उनको सब समायोजित करके रखा, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई, वक्फ बोर्ड बना करके अरबों करोड़ों की संपत्तियां दे दी, उनके लिए अलग से कानून बनाया, वो सब आज भी मिलने को तैयार नहीं है। पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो निकलकर सामने आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी आज ऐसी है कि यदि वो अपनी नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर चले जाएं तो उनको अलग थलग कर दिया जाता है, समाज में भी उनको अपमानित किया जाता है। वो रैलियों में दिख सकते हैं, वो आपको बाकी जगह दिख सकते हैं, लेकिन वोट डालने के नाम पर उनको भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, अपमानित किया जाता है, समाज में लोग बेइज्जती करते हैं उनकी, मतलब उनको नीचे दिखाया जाता है कि तुम कौन हो यार, तुम जो है इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम खुदा के काम में बाधा बन रहे हो, और किनके साथ मिल रहे हो, उस पार्टी के साथ, मतलब उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर नतीजा ये है कि पार्टी को ये लग गया है, शायद भारतीय जनता पार्टी को, कि आखिरकार उसको अपने उसी मुद्दे पर आना पड़ेगा जिनके लिए वो पार्टी बनी थी कभी। भाई अगर जनसंघ की स्थापना की बात करें तो जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक, बाद में अभी तक आप देखें कोर वोटर कौन है, ये कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का 80% जो इस देश के बहुसंख्यक है वो हैं। अल्पसंख्यक भी वोट करते हैं, लेकिन उनका वोट प्रतिशत इतना कम है कि वो किसी गिनती में आता नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी जी का जो ये दावा है, ये सनातन पर बात करते करते आपने देखा राजस्थान में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की बात मोदी जी के मुख से आपने सुनी, पहले तो कभी नहीं करते थे इस तरह की बातें, पहले तो उन करने वालों को डांट लगा दिया करते थे। तो अब जो है ये मुद्दे पर वापसी आए हैं, और ये 5 राज्यों का चुनाव एक सेमीफाइनल है भारतीय जनता पार्टी के अपने भी इस बदलाव के लिए, कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से अभी तक जो उन्होंने नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या इस बार ये जो ट्विस्ट आया है खासतौर पे मोदी जी की विचारधारा का, मोदी जी के भाषणों का, काम में तो अभी भी वही है, जो योजना है मोदी जी की वो तो वहीं चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये तो पक्का है। जो आवास योजना है, जो जनधन योजना है, जो अन्न मिल रहा है, वो ठीक वैसे ही मिलेगा जो सबको मिलता है। उसमें मोदी जी कर्म से वही बात उनकी है, लेकिन वचन से अब उन्होंने इस बात को कहना बंद किया है। वो समझ गए हैं कि जो 80% है इसको साथ लेकर चलना है, इसी का वोट उनको सत्ता तक पहुंचा सकता है। ये जो 80% है इन्हीं का वोट उनको सत्ता दिलाता है, 20% के चक्कर में नहीं तो आप 80 को खो दोगे, और 80 अगर आपसे गया तो समझ लीजिए आज जो समय चल रहा है वो फिर लौट के दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो 2047 छोड़िए, मेरा तो आकलन ये है कि 2030 आते आते शायद ये भारत इस्लामिक राष्ट्र न बन जाए। जिस तरह की चीजें चल रही हैं कि आप इंजीनियर लड़का भी एक जो है गंडासा लेकर साथ में चलता है, खुलेआम कन्हैया लाल की एक हत्या हुई थी तब तो सब में हलचल चर्चा हो गई, और अब तो लाइन लगी हुई है, जहां देख लीजिए मेरे नबी की गुस्ताखी में आपने फला बोल दिया, लो जी कर दिया। और लव जिहाद की घटनाएं तो इतनी हो रही हैं कि अब मीडिया में उसकी चर्चा ही बंद हो गई है, हर शहर के अंदर ये चल रहा है। लड़कियां आए दिन सूटकेस में पाई जाती हैं, उसके बावजूद भी ना तो लड़कियां मान रही हैं, ना उनको पता लग रहा है, और पुलिस प्रशासन भी करे क्या, क्योंकि लोग कहते हैं बालिग हो गए तो भैया अपनी मर्जी से अपना फैसला कर रहे हैं, तो कानून भी बाध्य है। तो उन मुद्दों पर चर्चा होनी बंद हो चुकी है, लेकिन इस देश के सनातनियों को यह बात समझ में आ गई है कि अब खुद उठ खड़गा होना होगा, और अब राजनीति में भी ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ना वोट देंगे जो बाकी की बात करे, तुष्टीकरण की बात करे। इसी तुष्टीकरण से तो कांग्रेस से दुखी थे, यही तुष्टीकरण अगर भारतीय जनता पार्टी करने पे आ गई
तब फिर दोनों में फर्क क्या रहा? और इसलिए एक तरफा एक निर्णय वो करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 14 के बाद से आप देखें, राम जन्मभूमि से लेकर काशी मथुरा तीर्थ स्थान, हिंदुओं के तीर्थ, कॉरिडोर का बनना, ये सब जो हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी सत्ता में आने के बाद से ये बताने और समझाने की कोशिश में हैं कि इस देश में रहो, सबके लिए सब सुविधा मिलेगी, लेकिन बहुसंख्यकों को जो अभी तक पीछे रखा गया था, जो उनकी उपेक्षा की गई थी, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, वो अब नहीं होंगे और उस वर्ग को आगे बढ़ाया जाएगा। अब उनको मान सम्मान भी दिलाया जाएगा, पुरातन पहचान भी दिलाई जाएगी, संस्कृति का संवाहक भी बनकर के सरकार अब उनके लिए काम करेगी। तो ये जो मैसेज है, इसी का नतीजा है कि 5 में से 3 राज्यों में जहां कमजोरी भी दिख रही थी, तीनों राज्यों में आज स्थिति है कि वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी का दावा इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया अलायंस का सफाया अभी तो इन 3 राज्यों में हो रहा है, 24 में आप देखेंगे कि इस इंडिया अलायंस का सफाया पूरे देश से होने वाला है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।